हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस, और यह इस सीरीज का चौथा पार्ट होगा। इसके पहले हमारे चैनल पर आपको 3 वीडियो अपलोड हैं और वहां आप प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत 50 प्रश्न आपको मिलते हैं और उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि यह एक क्रम से है और सभी जो धाराएं हैं, सभी जो प्रोविजन हैं, उनको हमने धारा 1 से लेकर के शुरू किया है और आगे जो है क्रमशः इसमें हम आगे बढ़ते हुए और क्रम से जितनी धाराएं हैं, जितने महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंतर्गत, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, संबंधित केस लॉ हैं, उन सबको डिस्कस करते हुए यहाँ पर पूरे जो इस संहिता के अंतर्गत जो 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं, इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर इस सीरीज को पूरी तरीके से देखते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान आपसे छूटेगा नहीं जो कि इस संहिता के अंतर्गत ना हो, इस हमारे वीडियो की सीरीज के अंतर्गत ना हो। तो सभी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप इसके पहले के 3 पार्ट को जरूर देखें, उसके बाद आप इस क्रम को देखेंगे। तो इसी क्रम में हम इस चौथे पार्ट को अब शुरू करते हैं और यहाँ पर आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ पर प्रश्न जो है वह किस प्रकार के हैं। तो इसके अंतर्गत अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंतर्गत अगर आप आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत यही जो प्रावधान है यह धारा 82 के अंतर्गत था। लेकिन अगर इसको भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में पूछा जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की जो है यह धारा 20 है। धारा 20 यह बताती है कि कोई कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो पूर्ण उन्मुक्ति का सिद्धांत, या इसे ही नासमझ गुड़िया का सिद्धांत, या इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो आप इसमें जो है सीरीज के अंतर्गत इन सारी बातों को देखेंगे। तो यहाँ पर कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है, वह धारा 20 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, अ जय की हत्या के आशय से ब जिसकी आयु 7 साल से कम है उसको उकसाता है और वह ऐसा कार्य करे जिससे जय की मृत्यु हो जाए। अर्थात यहाँ पर अ एक व्यक्ति है, वह जय की हत्या के लिए ब एक बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल से कम है उसको उकसाता है ताकि वह उसकी मृत्यु कारित कर दे। ब जो बच्चा है वह उसके उकसाने के परिणाम स्वरूप अ की अनुपस्थिति में कार्य करता है जिससे जय की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर चूंकि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जो बच्चा है, 7 वर्ष से कम आयु का बालक है, वह कार्य करता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में जो दुष्प्रेरित करने वाला व्यक्ति है, दुष्प्रेरक है, वह इस प्रकार से बरता जाएगा कि मानो वह जो बच्चे ने कार्य किया है उसको वही जो दुष्प्रेरक है उसी ने कार्य किया है। इस प्रकार से अ जो है यहाँ पर हत्या का दोषी होगा, लेकिन जो बच्चा है 7 वर्ष से कम आयु का है उसका यहाँ पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक शिशु को अपराध करने में सक्षम समझा जाता है। तो एक शिशु है, आप देखें धारा 20 के अंतर्गत उसमें जो है अगर उसकी उम्र 7 साल से कम है तो उसको अपराध करने में पूरी तरीके से अक्षम समझा जाता है, उसको सक्षम नहीं समझा जाता। लेकिन आप धारा 21 को जब पढ़ते हैं, धारा 21 के अंतर्गत प्लस आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की धारा 83, तो यहाँ पर आपको ये मिलता है कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है वह 7 साल से अधिक है लेकिन वह 12 साल से कम का है, तो ऐसी स्थिति में वह जो बालक है वह जो है उसका जो कार्य आपराधिक दायित्व के अंतर्गत समझा जाएगा। लेकिन अगर वह परिपक्व समझ का है, अपरिपक्व समझ का है तो नहीं ऐसा समझा जाएगा। लेकिन अगर उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व है कि वह कार्य की प्रकृति को और उसके परिणाम को समझ सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसका जो कार्य है वह उत्तरदायी होगा, वह अपराध होगा। यहाँ पर अगर वो 7 वर्ष से कम परंतु 12 वर्ष से 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम आयु का है तो उसको अपराध करने में सक्षम जो है समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत विकृत चित्त या चित्त विकृत व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, तो यह धारा 22 है और अगर यही प्रश्न आपसे आईपीसी के संदर्भ में पूछा जाता है तो आईपीसी की धारा 84 है। तो कोई व्यक्ति अगर चित्त विकृति के कारण, उसके प्रभाव के कारण कार्य करता है तो वह उसका कार्य जो है आपराधिक दायित्व से बाहर होगा, इसलिए क्योंकि वह कार्य की प्रकृति को और उसके परिणाम को जानने में पूरी तरीके से असमर्थ है। इस वजह से
उसके अंतर्गत दुराशय का अभाव होता है, और दुराशय के अभाव के अंतर्गत अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य अपराध नहीं होता है। यही जो है बचाव देती है धारा 22 के अंतर्गत। अब जो है यह जो धारा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे केस लॉ हैं जिनको आपको पढ़ना, समझना और याद करना होगा। तो उसको देखेंगे। कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर कौन सा ऐसा केस है जो कि उन्मत्तता या पागलपन, अब एक शब्द आपको जो उन्मत्तता आया है इसको आप मत्तता से कंफ्यूजन नहीं करेंगे। उन्मत्तता से तात्पर्य पागलपन होता है, विकृत मस्तिष्क का होता है, लेकिन मत्तता से तात्पर्य यहाँ पर नशा होता है। तो ये इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इस दिए गए जो विकल्प हैं इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो उन्मत्तता से संबंधित जो केस है यह मैकनाटन का केस है, और इस केस में जो डायरेक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया, निर्णय दिया गया, उसको मैकनाटन रूल कहा जाता है। और मैकनाटन रूल जो है आपसे मेंस में बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे पूछा जाता है प्रश्न। तो यहाँ पर मैग्नाटन से धारा 84 आईपीसी या धारा 22 बीएनएस के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस है, और यह केस आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक स्थान पर उनको देखना जरूरी है। मैग्नाटन का केस है, और इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 15 जजों की बेंच ने पागलपन के निर्धारण के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इसी सिद्धांत को मैग्नाटन का सिद्धांत या मैग्नाटन रूल कहा जाता है। इसके अलावा आर बनाम अर्नाल्ड का केस है, यह भी इसी संबंधित है, पागलपन से या विकृतचित्तता से संबंधित है। इसके अनुसार एक व्यक्ति दायित्व से मुक्ति की मांग कर सकता है यदि चित्त विकृत के कारण वह उचित और अनुचित करने के अंतर्गत भेद करने में असमर्थ है, और वह यह नहीं जानता है कि उसने क्या किया है। इसी केस में या इसे ही वाइल्ड बीस्ट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यह पूछा जाता है कि यह टेस्ट जो है किस केस में प्रतिपादित किया गया था, तो आर बनाम अर्नाल्ड का मामला है। इसके अलावा लॉर्ड फेरर का केस है, और इस केस में जो है आर बनाम अर्नाल्ड के निर्णय में प्रतिपादित जो यह वाइल्ड बीस्ट टेस्ट परीक्षण था इसको स्वीकृति प्रदान किया गया। हैफील्ड का बाद आर बनाम हिल्स, बाउलर का केस, डरहम का नियम। अब यह डरहम का नियम जो है ये इस केस में कुछ प्रतिपादित किया गया था, डरहम बनाम संयुक्त राज्य, तो उसी जो प्रतिपादित सिद्धांत था उसे ही डरहम का नियम कहा जाता है। अब डरहम का नियम होता क्या है, तो इसके अनुसार एक साधारण तथ्य कि एक व्यक्ति किसी मस्तिष्की रोग से प्रभावित है उसे किसी आपराधिक दायित्व से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात अगर कोई यह दावा करता है कि जो अपराधी है वह किसी मानसिक रोग से प्रभावित है, इसलिए मात्र इसी आधार पर उसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं प्रदान कर दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर उसका जो आपराधिक कार्य है और उसका जो रोग है, मानसिक रोग है, उनके बीच में एक डायरेक्ट संबंध होना चाहिए, और यह साबित किया जाना चाहिए कि अगर यह संबंध नहीं होता, अर्थात अगर वह पागल नहीं होता तो वह जो कार्य है वह नहीं करता। तो यह संबंध इस प्रकार का होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि आपराधिक कार्य न होता यदि अभियुक्त उस रोग से पीड़ित न होता। एस तुबा चेतिया बनाम असम राज्य का केस, हरि सिंह गौड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यह सभी जो मामले हैं यह इसी संबंधित हैं। इसके अलावा एक सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य का केस है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो इस केस में यह डिस्कस किया गया, निर्णय दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति पागलपन का तर्क देता है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसका जो पागलपन है वह मेडिकल पागल अर्थात विधिक पागलपन साबित करना होगा, उसको मेडिकल या चिकित्सकीय पागलपन साबित नहीं करना होगा। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा यह साबित किया जाता है कि वह विधिक पागलपन साबित कर देता है तभी उसको दायित्व से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट का जो सिद्धांत है यह प्रतिपादित किया गया था। तो आपने अभी देखा आर बनाम अर्नाल्ड का मामला है, और यहाँ से आपसे देखिए बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है शब्दावली विकृत चित्तता, इसका क्या इसे परिभाषित किया गया है या कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि धारा 22 के अंतर्गत आप बीएनएस के अंतर्गत देख रहे हैं, यह बताया गया है कि विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध नहीं होगा। तो विकृत चित्त कौन है, इसके संदर्भ में क्या निर्धारण संहिता के अंतर्गत किया गया है या नहीं किया गया है, इसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय
चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। यह बात बिल्कुल सही है और धारा 22 जो है इसको स्पष्ट करती है। अगला है कि इसमें तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो यह जो है यह भी कथन सही है कि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव होता है, क्योंकि धारा 14 के अंतर्गत आप देखेंगे यह जो है प्रावधान आपका किया गया है। लेकिन कथन और कारण के बीच में कोई संबंध नहीं है, हालांकि दोनों जो कथन है वह सही है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विकृत चित्ती भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित नहीं है और इसे मुख्यतः इसे पागलपन के समानांतर समझा जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले अभियुक्त को विधिक पागलपन न कि चिकित्सकीय पागलपन साबित करना होता है। तो अभी आपने देखा यह निर्णय कहाँ दिया गया, सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य का केस है। इसी मामले में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्तता बीएनएस की धारा 22 या आईपीसी की धारा 84 के अधीन लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको विधिक पागलपन साबित करना होगा, मेडिकल जो है पागलपन साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा मैकनाटन नियम पर आधारित है। तो मैकनाटन नियम किससे संबंधित है, तो आपने देखा धारा 22 से संबंधित है और मैकनाटन का जो यह धारा 22 है या आईपीसी की धारा 84 की बात करें, यह जो है मैकनाटन नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आपराधिक दायित्व से छूट पाने के लिए कौन सी उन्मत्तता प्रतिरक्षा का आधार है। तो सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य का केस आपने देखा, उसमें यह बताया गया कि किसी व्यक्ति को अगर आपराधिक दायित्व से छूट पाना है पागलपन के आधार पर, तो उसको जो है विधिक उन्मत्तता को, विधिक पागलपन को साबित करना होगा, मेडिकल पागलपन या चिकित्सकीय पागलपन को नहीं। अगला प्रश्न है, उन्मत्तता क्या है, उन्मत्तता या पागलपन क्या होता है। तो यहाँ पर कार्य की प्रकृति और उसको परिणाम को समझने में अगर कोई व्यक्ति अक्षम है तो यह समझा जाएगा कि वह जो है विकृत चित्त है या उन्मत्त है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है तो उसके अंतर्गत अपराध को करने के लिए आशय का निर्माण नहीं हो पाएगा, और अगर आशय का निर्माण नहीं हो सकता है तो वह उसका जो कार्य है वह अपराध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक विक्षिप्त व्यक्ति आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त है, उसका कारण क्या है। तो उसका मस्तिष्क साफ है, यह सही नहीं है। उसमें उत्तेजना के कारण अपराध कारित किया है, यह भी सही नहीं है। उसमें दुराशय नहीं होता है, इसीलिए उसका जो कार्य है वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मैकनाटन के नियम के अनुसार विधिक पागलपन चिकित्सकीय पागलपन से भिन्न है, इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है यह बोध शक्ति का पूर्ण लोप होता है। यहाँ पर इच्छा शक्ति नहीं, सहज उन्मत्तता नहीं, बल्कि बोध शक्ति। तो बोध शक्ति से तात्पर्य यह है कि वह कार्य को समझने में या उसकी प्रकृति और परिणाम को जानने में असमर्थ है, उतनी उसका ज्ञान, उतना बुद्धि उसके पास नहीं है, माइंड उसका नहीं है कि वह उसके परिणाम वगैरह को समझ पाए। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अब अनैच्छिक मत्तता की बात की अगर की जाए तो यह धारा 23 के अंतर्गत आता है, और आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में यह जो है धारा 85 के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति है वह नशे में है और नशे में होने के कारण वह कोई कार्य कर दिया, कोई अपराध कर दिया, तो उसका जो कार्य है वह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन यह शर्त यह होनी चाहिए कि उसने जो नशा किया हुआ है उसको जबरदस्ती वह नशा उसको पिलाया खिलाया गया है, वह अपनी इच्छा से ऐसी नशा नहीं किया है। जबरदस्ती अगर उसको इस प्रकार से नशा किया कराया गया और उस नशे के कारण उसने कोई अपराध कर दिया तो उसका जो कार्य है वह अपराध नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर आप यही धारा 24 के अंतर्गत देखें तो 24 के अंतर्गत यह है कि अगर कोई व्यक्ति है स्वेच्छापूर्वक नशा किया और नशा करने के बाद वह जो है नशे में कोई कार्य कर दिया जो कि अपराध होता है, तो यहाँ पर उसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी, क्योंकि उसने जो नशा किया है वह अपनी इच्छा से किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद नशे के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो नशे के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित इसमें जो केस है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड का केस है। इसी को शॉर्ट में कभी कभी आपसे डीपीपी बनाम बीएड करके पूछा जाता है कि डीपीपी बनाम बीएड का जो मामला है यह किससे संबंधित है। तो यह मत्तता या नशे से संबंधित है। तो यहाँ पर वही बात आगे बताई गई है कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन
बनाम बीएड का केस 1920 का है। इस मामले में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और यह सिद्धांत यह था कि यदि अभियुक्त नशे में इस कदर चूर था कि आवश्यक आशय सृजित करने में असमर्थ था, तो वह उस किए गए अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि विधि चित्त विकृतता के कारण पर ध्यान नहीं देती है। यह जो है कहा गया इस केस में डीपीपी बनाम बीएड के मामले में। इसके अलावा आर बनाम ग्रिंडले और रेनिजर बनाम होगोसा का मामला, यह दोनों मामले भी आपका नशे या मत्तता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा स्वैच्छिक मद्यपान से संबंधित है? तो आपने देखा कि धारा 23 में अपनी इच्छा के विरुद्ध वह नशा कर रहा है, लेकिन 24 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से मद्यपान करता है, उसके बाद उसको नशा होता है और उस नशे के प्रभाव में वह कोई अपराध करता है। तो इसके संबंध में कुछ केस हैं और यह केस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेप्सू बनाम वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का, आर बनाम मीड का, एजी फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड बनाम गल्लाधर का, आर बनाम लिपमैन का, गौतम भिला अहिरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, सारथी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यह सभी जो मामले हैं यह नशा से संबंधित हैं, मत्तता से संबंधित हैं और यह जो है धारा खास करके धारा 24 जो कि स्वेच्छापूर्वक अगर कोई व्यक्ति नशा किया हुआ है और नशा करने के कारण कोई कार्य करता है, अपराध करता है, तो वहां पर उसका जो दायित्व है उससे संबंधित ये सारे केस हैं। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की धारा 86 के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धाराएं सहमति से संबंधित हैं? तो सहमति से संबंधित धाराएं यहाँ पर देखेंगे आप तो धारा 25 भी है, 26 भी है और धारा 27 भी है। तो धारा 25 के अंतर्गत यह है कि सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति का आशय न हो और न ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। अगर ऐसा कार्य जो है किसी व्यक्ति के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति से किया जाता है तो अपराध नहीं होगा। इसी प्रकार से धारा 26 के अंतर्गत देखते हैं कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है और उससे मृत्यु कार्य करने का आशय नहीं है और उससे कोई अगर अपहानि कारित होती है तो वह भी अपराध नहीं है। इसी प्रकार से आप देखते हैं धारा 27 को, 27 जो है यह आईपीसी की धारा 89 के समान है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से बालक या विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो यह इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर सहमति। और आईपीसी की बात अगर करेंगे तो धारा 87, धारा 88 और धारा 89 यह तीनों धाराएं इस प्रकार से संबंधित हैं। तो यह तीनों ही सहमति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गलत उत्तर बताइए। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 के अधीन मृत्यु या घोर उपहत्या के अतिरिक्त कोई अन्य कोई क्षति भले ही आशय युक्त रही हो अथवा उसके कारित किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो, लेकिन वह फिर भी अपराध नहीं होगा। तो धारा 25 के अंतर्गत बताया यह गया है जो कि आपकी आईपीसी की धारा 87 का ही जो है परिवर्तित रूप है। धारा बदल गई है, बाकी सारे प्रोविजन शब्दशः वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। तो धारा 25 यह कहती है बीएनएस की कि सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति का आशय न हो और न ही उसका संभावना हो और ऐसी जो कार्य है वह 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की सहमति से किया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कौन सा उत्तर गलत है। तो पहला है कि क्षति जो है व्यक्ति को उसकी सहमति से हुई है, यह बात सही है। सहमति देने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, यह भी सही है। सहमति स्पष्ट या विवक्षित हो सकती है। यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है यही सही नहीं होगा क्योंकि सहमति देने वाला व्यक्ति 16 वर्ष का नहीं बल्कि 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। तो इसका उदाहरण है, एक शल्य चिकित्सक है। यह सारे उदाहरण जो है प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाते हैं कि एक शल्य चिकित्सक अर्थात एक सर्जन है, एक रोगी के जीवन की रक्षा करने के लिए उसका एक अंग काट देता है। तो यहाँ पर क्या है कि सहमति से वह कार्य कर रहा है, भले उसके अंग को काट दिया है लेकिन वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो है बचाव किया जा सके, उसकी इलाज किया जा सके और उसका आशय जो है घोर उपहत्या या मृत्यु का नहीं है। इसी प्रकार से फुटबॉल मैच में एक खिलाड़ी को क्षति होती है। अब फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वह खेलने के लिए अर्थात उसकी क्षति जो है उठाने के लिए अपनी सहमति देते हैं और सहमति के उस खेलते दौरान सहमति के बाद खेलने के दौरान अगर उनको कोई उपहत कारित होती है तो ऐसे जो उपहत्या वह अपराध नहीं होती है। इसी प्रकार के संविदा के अधीन विधि सम्मत कार्य करते समय अगर कोई क्षति होती है तो वह भी अपराध नहीं होगा। धारा 25 के अन्य आवश्यक तत्व हैं। 25 में निहित है कि सहमत कभी भी मृत्यु अथवा घोर उपहति को न्यायोचित नहीं ठहराती है।
इसके अंतर्गत मृत्यु तथा गंभीर चोट के अतिरिक्त कोई अन्य क्षति भले ही आशयित रही हो या उसके किए जाने का संभावना का ज्ञान रहा हो, लेकिन फिर भी वह अपराध नहीं होगा। कब नहीं होगा? तो जबकि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं किया गया हो, घोर उपहति कारित करने के आशय से न किया गया हो, कर्ता को यह ज्ञान भी नहीं हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहत की संभावना है, सहमति से किया गया हो, सहमति देने वाली की उम्र 18 वर्ष हो, सहमति जो है स्पष्ट हो सकती है या विवक्षित हो सकती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 25 को लागू होने के लिए इतनी बातों को पूरा होना आवश्यक है। यहीं से आपसे प्रश्न आप घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया अर्थात स्वेच्छा से स्वीकार क्षति अपराध नहीं होता है। यह भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत यह सिद्धांत समाहित है? तो आप देख रहे हैं धारा 25 को, और आईपीसी की बात करेंगे तो धारा 87 है। तो इसी के अंतर्गत यह सिद्धांत समाहित है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का है और अपनी सहमति से अपनी जो क्षति है, उसको जो नुकसान है, वो नुकसान को स्वीकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो नुकसान है वो अपराध नहीं होगा, बशर्ते जो नुकसान कार्य करने वाला व्यक्ति है वह मृत्यु या घोर उपहति के आशय से ऐसा कार्य न करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पहला विकल्प सही हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सहमति का बचाव किस में उपलब्ध नहीं है? तो सहमति के संदर्भ में जैसा कि आपने देखा धारा 25 है, और धारा 25 ये कहती है कि अगर कोई कार्य सहमति से किया गया है और उसके कारण अगर किसी व्यक्ति को उपहति होती है, तो वहां पर वह जो कार्य है वह अपराध नहीं समझा जाएगा, अर्थात वहां पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसको बचाव मिलता है। लेकिन अगर ऐसा जो कार्य है वह मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है, अर्थात मृत्यु सहन करने की सहमति दी जाती है या घोर उपहति को सहन करने की सहमति दी जाती है, और जो अगला व्यक्ति है जो क्षति कारित कर रहा है वह मृत्यु या घोर उपहति कारित कर देता है, तो वहां पर उसको धारा 25 का और आईपीसी की धारा 87 जो है इसका जो बचाव है वह नहीं मिलता है, अर्थात इन दोनों ही परिस्थितियों में सहमति का जो बचाव है वह उपलब्ध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 और 26 जो कि आईपीसी के अंतर्गत धारा 87 और 88 थी, और यह कहा गया कि यह उन मामलों में नहीं लागू होती है जिसमें सामाजिक हित जो है सन्निहित होता है, अर्थात अगर सहमति कोई व्यक्ति दे रहा है और उस सहमति के कारण वहां पर अपराध की उपहत कारित की जा रही है, तो यह केवल व्यक्तिगत मामले में होगा। सामाजिक हित अगर वहां पर जुड़ा हुआ है तो वहां पर इस प्रकार की सहमति का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह केस है दीपा बनाम पुलिस उप निरीक्षक का केस, इसी मामले में यह जो निर्णय है वह दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक 30 वर्षीय रोगी है जिसके स्वस्थ होने की संभावना बहुत कम है और वह डॉक्टर से निवेदन करता है कि अब सांस लेने की मशीन को हटा दिया जाए। डॉक्टर जो है मशीन हटाने के परिणाम को जानता है कि अगर वह मशीन हटा दिया तो मरीज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन वह हत्या करने का आशय नहीं रखता है और इस आशय को न रखते हुए मशीन को हटा देता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा जो कार्य है भले सहमति से किया जा रहा है, लेकिन अगला जो करने वाला व्यक्ति है उसको ज्ञान है कि ऐसे कार्य से वह अगले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होगा उसे जो है बचाव नहीं मिलेगा धारा 25 का, और वह दोषी होगा क्योंकि वह जानता है कि उसके कार्य का संभावित परिणाम मृत्यु हो सकती है, और यहाँ पर अपराधी की जो सहमति है उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसी प्रकार से देखें, एथनेसिया एक शब्द है जिसको इच्छा मृत्यु कहा जाता है। अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस आया था, इस केस में यह बताया गया कि पैसिव एथनेसिया को अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से असाध्य बीमारी से पीड़ित है जिसके जीवित बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर अगर वो इच्छा मृत्यु की मांग करता है तो ऐसी स्थिति में उसको पैसिव एथनेसिया अर्थात एक निष्क्रिय मृत्यु जो है उसको दी जाती है, सक्रिय नहीं। तो निष्क्रिय और सक्रिय के अंतर्गत ये आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलता है। तो निष्क्रिय मृत्यु में क्या होता है कि उसको कुछ न किया जाए, वह व्यक्ति अपने आप मर जाए, और सक्रिय मृत्यु के अंतर्गत क्या होता है कोई कार्य करके मृत्यु कारित करना। तो यहाँ पर इसी प्रकार का जो डिसीजन है उस मामले में भी दिया गया था। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आप देख रहे हैं डॉक्टर दोषी होगा, इसलिए होगा क्योंकि वह जान रहा है कि अगर उसने मशीन को हटाया तो वहां पर उस जो रोगी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो धारा 25 के आवश्यक तत्व हैं कुछ, तो उसको भी देखना है यहाँ पर कि कार्य जो है क्षतिग्रस्त व्यक्ति के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। पहली बात, उसकी सहमति से किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सहमति चाहे वह अव्यक्त हो सकती है या विवक्षित हो सकती है,
सबसे बड़ी बात यह है कार्य सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, कोई दुराशय नहीं होना चाहिए। मृत्यु कारित करने के आशय से न किया गया हो, भले ही उसे करते समय यह आशय रहा हो कि अपहानि हो सकती है जिससे मृत्यु संभव है, इस प्रकार का संभावना बन सकती है, लेकिन आशय उसका यह न होना चाहिए कि उस कार्य से उसकी मृत्यु कारित की जाए। तो इस प्रकार से धारा 25 का यह आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे, संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे या लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य, यह जो शब्दावली है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत आने पर जो है अपराध नहीं होगी। अर्थात अगर संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से उसके शिशु के लिए या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के कारण किसी व्यक्ति को जो है उपहति कारित होती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या उसका कार्य अपराध होगा या नहीं होगा। तो आईपीसी के अंतर्गत यह जो है प्रावधान आपको धारा 89 के अंतर्गत मिलता है और बीएनएस की धारा 27 है, यहाँ पर यह प्रावधान है। लेकिन बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 12 वर्ष से कम। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 12 वर्ष से कम आयु का बालक है या विकृत चित्त व्यक्ति है, उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया जाता है, चाहे उसके संरक्षक के द्वारा या संरक्षक की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। ऐसी सहमति भी यहाँ पर अभिव्यक्त हो सकती है या विवक्षित हो सकती है। अगला प्रश्न है, धारा 27 के तहत सहमति का लाभ अभियुक्त को किस मामले में नहीं मिलेगा। तो सहमति का लाभ किस मामले में नहीं मिलेगा, तो धारा 27 जैसा कि आप देख रहे हैं, संरक्षक के द्वारा या उसकी सहमति से बालक के फायदे के लिए जो है कोई कार्य किया जाता है, तो फायदे के लिए कार्य करते हुए अगर उसका आशय जो है उसकी मृत्यु या मृत्यु करने का प्रयास है, तो यहाँ पर उसको धारा 27 का कोई बचाव नहीं मिलेगा और ऐसा कार्य भले उसकी फायदे के लिए किया गया हो, लेकिन वह व्यक्ति दोषी होगा। दूसरा है कि मृत्यु या घोर उपहति या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से कोई कार्य करने पर जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु होना संभाव्य है। अब यहाँ पर मृत्यु होना संभाव्य जरूर है, लेकिन वह कार्य किया जा रहा है कि ताकि वह मृत्यु या घोर उपहत का निवारण किया जा सके या उसकी किसी गंभीर बीमारी का निवारण किया जा सके, तो यहाँ पर उसको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आशय क्या है, आशय यही है कि मृत्यु कारित किया जाए या मृत्यु का प्रयास किया जाए, तो यहाँ पर जो है धारा 27 का लाभ नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 के अंतर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक नहीं है। तो कौन सी ऐसी शर्त है जो कि धारा 27 को लागू करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो पहला है कि कार्य किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया हो, यह बिल्कुल आवश्यक है। सहमति सदैव अभिव्यक्त होनी चाहिए, यही आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, तो यह जो है दूसरा नहीं होगा इसका। तीसरा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके फायदे के लिए काम किया जा रहा है उसकी उम्र जो है 12 वर्ष से कम है या वह विकृत चित्त व्यक्ति है। अगला है कि कार्य अभिभावक के द्वारा या उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो। यह सभी धारा 27 के आवश्यक तत्व हैं, लेकिन सहमत के संदर्भ में जो विकल्प दिया गया है यह इसका आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में उन शर्तों का वर्णन है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है। तो धारा 90 आईपीसी की है और वर्तमान की जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा जो है 28 है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर इस प्रकार से कोई सहमति दी जाती है जो कि भय या भ्रम के अधीन दी गई है, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र नहीं समझी जाएगी। तो यह जो है धारा 28 है आपका भारतीय न्याय संहिता की। अब इसमें यह बताया गया है धारा 28 के अंतर्गत कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जबकि कोई सहमति दी जाती है तो उसको स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। अगर ऐसी सहमति क्षति के भय के अधीन है, तथ्य के भ्रम में है, विकृत चित्तता के अंतर्गत है, मत्तता या नशा के अंतर्गत है या 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा दी गई है, तो ऐसी सहमति जो है वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। और इस प्रकार की सहमति से अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं है और यह समझा जाएगा कि वह सहमति के बिना कार्य किया जा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ केस हैं, उसको केस को देखेंगे क्योंकि यह भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं। पुनाई फातिमा का है, आर बनाम फ्लेटरी का केस है, आर बनाम ओसे का है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नौशाद का है, आर बनाम बेनिट और आर बनाम फ्लेचर। यह सारे जो केस हैं यह आपका धारा 28 से संबंधित हैं, जो कि भय या भ्रम के अधीन या तथ्य की भूल के अधीन अगर कोई सहमति दी जाती है उस विषय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक सपेरे ने सांप का खेल दिखाते हुए यह दावा किया
कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने आप को कटवा लिया, परंतु सपेरा उसको ठीक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर सपेरा किस प्रकार के जो है कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सपेरा जो है यह मिथ्या व्यपदेशन करता है या लोगों को भ्रमित करता है, प्रवंचना करता है कि उसके पास इतना ज्ञान है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो वह उसको ठीक कर देगा। तो इसके इस वचन से जो अगला व्यक्ति है वह जो है प्रभावित होता है और तथ्य के भ्रम में आ जाता है, अर्थात वह भ्रमवश यह विश्वास कर लेता है कि सपेरा जो है वह हमको ठीक कर देगा और वह अपने आप को सांप से कटवा लेता है। तो यहाँ पर वह जो सपेरा है वह हत्या के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि अगर उसका कार्य इस प्रकार से नहीं होता, इस प्रकार से व्यपदेशन न करता, तो यह जो मृतक है उसने अपने आप को सांप से न कटवाया होता। और यह जो प्रश्न है यह आपका पुनाई फातिमा के निर्णय पर आधारित है। पुनाई फातिमा का जो फैक्ट था केस का वह यही था, और इसमें सहमति जो है तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई थी, इसलिए सपेरा जो है वह सीधे हत्या के लिए उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में सद्भाव शब्दों को प्रयोग नहीं किया गया है या इसका उपयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे धारा 28 को, जो कि भय या भ्रम के अधीन कोई सहमति के संदर्भ में है। यहाँ पर कहीं भी आपको सद्भाव पूर्वक या सद्भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर है और वह गर्भवती महिला की सहमति से सदोष गर्भपात करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस महिला को गंभीर पीड़ा होती है। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो डॉक्टर का कार्य है और डॉक्टर के कार्य के कारण महिला को गंभीर पीड़ा हो रही है, लेकिन इस पीड़ा के लिए डॉक्टर उत्तरदायी नहीं है, जो प्रथम दृष्टया हमको इसका उत्तर निकल के आता है। लेकिन डॉक्टर को उत्तरदायी यहाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो महिला है उसने यहाँ पर अपनी सहमति दे रखी है। लेकिन इस प्रश्न में दूसरी कंडीशन है, और यह जो प्रश्न है यह जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 29 पर आधारित है। धारा 29 पर यह आधारित है, और यहाँ पर यह बताया गया है, और आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत धारा 91 है। तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई कार्य खुद अपराध है तो उस अपराध को करने के लिए आपने सहमति दिया है तो उस सहमति का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए डॉक्टर भले वहां पर महिला की सहमति से कार्य कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। और ऐसा अपराध जो है बीएनएस की धारा 88 के अंतर्गत गर्भपात कारित करना जो है अपराध है, और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह धारा 312 थी। तो यहाँ पर क्या है कि गर्भपात कारित करना यह एक ऑलरेडी अपराध है, और इस अपराध के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति सहमति देता है तो वह सहमति वैध बचाव नहीं है, और डॉक्टर जो है यह उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प है उसको देखेंगे कि महिला जो है सहमति महिला को होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव है, यह जो है कथन सही नहीं है। गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध अच्छा बचाव है, तो यह जो है बचाव नहीं है। तो यहाँ पर हमसे सही कथन पूछा जा रहा है, तो यह भी गलत है, पहला भी गलत है। और तीसरा कथन देखेंगे कि सहमति जो है गर्भस्थ शिशु को होने वाली क्षति के विरुद्ध कोई भी बचाव नहीं है। तो यही जो तीसरा कथन होगा यही सही होगा। प्रावधान कहाँ है, धारा 29 के अंतर्गत और आईपीसी की धारा 91 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक आग लगे मकान में एक बच्चे के साथ फंसा हुआ था। कुछ व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए बाहर कंबल लिए खड़े थे। जानता था कि यदि बच्चे को गिरा दिया गया तो बच्चा मर जाएगा, फिर भी उसने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे नीचे गिरा दिया और बच्चा मर गया। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, यह जो प्रश्न है यह धारा 30 बीएनएस की और धारा 92 जो है आईपीसी की, इससे संबंधित है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पर बच्चे की सहमति लेने के लिए या बच्चे के माता पिता की सहमति लेने के लिए कोई भी वक्त नहीं है, और अगर तुरंत व्यक्ति के द्वारा फैसला न लिया गया और बच्चे को बचाने के लिए कोई रिस्क न लिया गया तो बच्चे की मृत्यु होना 100% है। हो सकता है कि अगर वह बाहर बच्चे को फेंक दे, जो कंबल लिए लोग खड़े हैं उनके कंबल में वह आ जाए तो उसका जान बच सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो पूरी संभावना 100% है कि वह उसकी मृत्यु तय है। तो इस प्रकार से अगर वह उसको बच्चे को फेंक देता है बाहर और बच्चा कंबल में न गिर करके जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर कहने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है।
तो इसी प्रकार का एक जो विकल्प है तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा कि क ने कोई अपराध नहीं किया है। इसी प्रकार से आपने देखा कि जो प्रावधान है आपका धारा 26 का, तो धारा 26 के अंतर्गत भी इसी तरीके का जो है प्रावधान आपको मिलता है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए लेकिन सहमति से सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाता है। और आप धारा 29 के अंतर्गत क्या देखते हैं कि सहमति के बिना कोई कार्य किया जाता है। तो सहमति के 29 नहीं बल्कि धारा 30 है। तो धारा 30 के अंतर्गत आप देखते हैं कि सहमति के बिना कोई कार्य किया जाता है लेकिन सद्भावना पूर्वक किया जाता है, और अगर न किया गया तो उससे मृत्यु होना तय है। लेकिन आप धारा 26 के अंतर्गत देखते हैं तो वहां पर भी एक प्रकार का जो डॉक्टर होता है वह ऑपरेशन कर रहा है, सर्जन जो है वह ऑपरेशन कर रहा है, और उसको भी यह पता है कि हम अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इसकी इतनी भयानक इसको बीमारी है, उससे मृत्यु होना तय है। लेकिन उसको बचाने के लिए सहमति से वह ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर धारा 88 के तहत उसको आईपीसी के अंतर्गत उसको बचाव मिलेगा, और बीएनएस की धारा 26 है। तो इसीलिए आप धारा 26 को और धारा 30 को, इन दोनों ही धाराओं को एक साथ पढ़ेंगे। आईपीसी की धारा 88 और धारा 92। तो एक के अंतर्गत क्या होता है, सहमति से कार्य किया जाता है, दूसरे के अंतर्गत सहमति के बिना कार्य किया जाता है। दोनों में ही सद्भावना पूर्वक होता है और व्यक्ति के फायदे के लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप धारा 30 जो है या आईपीसी की धारा 92, इसकी आवश्यकता तो क्या है कि कार्य जो है व्यक्ति के फायदे के लिए हो, लेकिन यहाँ पर धन संबंधी फायदा यह जरूरी नहीं है। केवल धन संबंधी फायदा नहीं बल्कि उसके फायदे के लिए होना चाहिए, सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया हो और मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्ति संगत हो और उसकी सहमति के बिना किया गया हो, क्योंकि धारा 30 के अंतर्गत सहमति की जरूरत नहीं होती है, धारा 26 के अंतर्गत सहमति की आवश्यकता होती है। यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए सहमति देना असंभव है या सहमति नहीं प्राप्त किया जा सकता है, तब यहाँ पर धारा 30 के जो प्रावधान है वह लागू हो जाएंगे। और अगला एक इसमें और टॉप है पॉइंट कि यदि इस व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ है या उसकी ओर से कोई व्यक्ति उसका सहमति देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर बिना सहमति के भी कार्य किया जाता है उसका प्राण बचाने के लिए। इसी प्रकार का एक और दूसरा प्रश्न है कि ख जो है एक व्यक्ति है वह डूब रहा है और बेहोश है। क उसके जीवन की रक्षा के लिए उसको एक कांटे के द्वारा पानी से बाहर खींचता है, लेकिन वह जो कांटा है उसके शरीर में कहीं चुभ जाता है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको क्षति पहुंचती है। तो यहाँ पर क जो है किस कार्य के लिए दोषी होगा, तो वही बात यहाँ पर भी लागू होगी धारा 30 की। तो धारा 30 क्या कहता है कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर जो व्यक्ति है वह दोषी नहीं होगा। इसी तरीके से आपसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति है उसको बाघ उठा ले जाता है और बाघ से उस व्यक्ति को बचाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति है वह बाघ के ऊपर गोली चलाता है ताकि बाघ मर जाए और जिस व्यक्ति को पकड़ कर ले गया है उसके जीवन बच जाए। भले वहां पर सहमति लेने का समय नहीं है, गोली चलाया, बाघ को न लग करके उसी व्यक्ति को लग गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा, उस गोली चलाने वाले व्यक्ति को कोई जो है आपराधिक दायित्व पर नहीं लादा जाएगा बल्कि उसको आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है कि क जो है एक सर्जन है, यह देखता है कि एक शिशु है कि ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राणांतक साबित होना संभाव्य है, अर्थात उसकी मृत्यु होनी संभाव्य है, यदि तुरंत शल्यकर्म या सर्जरी न किया गया। अगर तुरंत सर्जरी न किया जाए तो वह जो शिशु है वह मर जाएगा और इतना समय भी नहीं है कि उस शिशु के संरक्षक आदि से आवेदन किया जाए, उनसे उनकी अनुमति ली जाए। तो कद डॉक्टर जो है वह सद्भावना पूर्वक शिशु के फायदे के लिए उसको सर्जरी जो है उसकी कर देता है, और लेकिन उसके दौरान उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर भी उसको धारा 30 का अर्थात धारा 92 आईपीसी जो है इसका लाभ मिलेगा, और ऐसा जो डॉक्टर है या ऐसा जो सर्जन है वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अनुसार सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह व्यक्ति के फायदे के लिए वह सूचना दी गई है। तो अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति है वह सद्भावना पूर्वक कोई सूचना दूसरे को देता है और दूसरा व्यक्ति ऐसी सूचना पाते ही उसका हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो सूचना देने वाला व्यक्ति है अगर वह बी के फायदे के लिए सूचना दिया है और सद्भावना पूर्वक दिया है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से
सूचना देने के कारण अगर उसको जो हानि हुई है उससे वह मुक्त होगा, किसी प्रकार का आपराधिक दायित्व नहीं होगा, धारा 31 के अंतर्गत और आईपीसी के अंतर्गत धारा 93 के अंतर्गत। इसका उदाहरण आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, ए है, यह बी को यह सूचना देता है कि आप तुरंत जो है मार्केट में जाइए, शहर में जाइए, वहाँ पर आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, उसको बहुत गंभीर चोट आई है। और इतना सुनते ही जो बी है वह घबरा जाता है, इसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए ने जो सूचना दिया था वह बी के फायदे के लिए दिया था ताकि यह पहुंच सके और अपने बच्चे को बचा सके। लेकिन ऐसी सूचना देख पा करके बी खुद ही जो है बेहोश हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो यहाँ पर ए कोई अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, धारा 31 का बचाव मिलेगा उसे, आईपीसी के अंतर्गत यही बचाव उसको धारा 93 के तहत मिलता है। अगला प्रश्न है, एक डॉक्टर है, इसने अपने मरीज को बताया कि उसको एड्स हो गया है। यह सुन करके बी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर अ ने कोई अपराध नहीं किया है। यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका जो कार्य है धारा 31 के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो डॉक्टर अ है उसका यह कर्तव्य था कि वह रोगी को उसको रोग के विषय में बताए, और उसने जो है इस प्रकार से जो सूचना दी है वह सद्भावना पूर्वक दी है। और यहाँ पर जो पहला वाला तीसरा विकल्प होगा यह ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि सूचना तो दिया गया था, उसका कर्तव्य था वो उसको बताए, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है सद्भावना पूर्वक सूचना दी गई, इस वजह से वह और उसके फायदे के लिए दी गई, तो यह जो कथन है वह सही होगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए धमकियों के द्वारा विवश किया जाता है तो ऐसी धमकी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इस प्रश्न को पढ़ते समय यह धारा 32 से संबंधित है और बीएनएस के अंतर्गत और आईपीसी के अंतर्गत यह धारा 94 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको एक बात विशेष रूप से पकड़ लेना चाहिए, वह यह है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए धमकी के द्वारा विवश किया जाता है तो ऐसी जो धमकी होनी चाहिए वह केवल और केवल तत्काल मृत्यु की होनी चाहिए कि तुम अगर हमारे साथ चल करके यह कार्य नहीं करोगे तो हम तुरंत तुमको मार देंगे। घोर उपहत की या सदोष परिरोध की धमकी का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पहला विकल्प सही देखना होगा। तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपहान के कारण अगर उसको आशंका में डाला गया, धमकी दी गई, तो वह जो है कार्य करने चला गया तो उसको इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। उसने कहा कि हमारे ऊपर जो है लाठी से खींच करके या लाठी जो है हमारे ऊपर तानी गई ताकि हम कोई कार्य कर सकें, तो लाठी से किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाए यह जरूरी नहीं है, घोर उपहत्या हो सकती है। लेकिन अगर कहा जाए कि हमारे कनपट्टी पर रिवाल्वर सटाया गया या चाकू सटाया गया और उसके बाद हमसे यह कार्य कराया गया तो वहां पर इसका बचाव मिल सकता है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत निहित है धारा 32 के अंतर्गत। यह सिद्धांत आपसे पूछा जाता है कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो मेरा नहीं है। यह मेंस में आपसे जो है उम्मीद की जाती है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आप इसका जो है जिक्र जरूर करें। तो एक्टस मी इन्वेटो फैक्टस नॉन इस्ट मीन्स एक्टस। दूसरा सूत्र है इसमें कि केवल कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि वह दोषी मन के साथ न किया जाए। तो आप धारा 32 के अंतर्गत क्या देखते हैं कि किसी व्यक्ति को वह कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है लेकिन उसको तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण विवश किया जाता है ताकि वह जो है उस कार्य को कर सके। तो यहाँ पर न तो उसकी इच्छा है और न ही उसका जो मन है वह दोषी है। तो दोषी मन भी नहीं है, न तो उसका कार्य करने की इच्छा है, बल्कि तत्काल मृत्यु की धमकी के कारण उससे वह कार्य कराया जा रहा है। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न है जो कि धारा 32 पर ही आधारित है कि है एक लुहार है, वह डाकुओं की टोली के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी के द्वारा अपने औजार लेकर के ब के घर का जो द्वार है, दरवाजा है, उसको तोड़ने के लिए विवश किया जाता है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पढ़ते समय पहला शब्द ही पकड़ लेना है कि उसको धमकी जो दी गई है वो किस प्रकार की दी गई है। तो तत्काल की मृत्यु की धमकी दी गई है। तो जब तत्काल की मृत्यु की धमकी दी गई है तो अब आप उसको मानेंगे कि वह जो है कोई अपराध नहीं किया है। तो 10 डाकू जो है गृह में प्रवेश करते हैं और ब का धन आभूषण ये सारी चीजें लूट लेते हैं और एक व्यक्ति का वहां पर वध भी कर देते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लोहार को तत्काल मृत्यु की धमकी देकर के अपने पास साथ लिया गया था, इसलिए उसका जो कार्य है वह अपराध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि उसका आशय भी वैसा न हो। तो यह बात बिल्कुल सही है। आप धारा 32 के अंतर्गत इसका उदाहरण देखते हैं
और दूसरी बात यह है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा कार्य जो है वह मेरा नहीं हो सकता है, यह बात भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर जो है यह दोनों ही कथन बिल्कुल सही है कि कार्य स्वतः किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका जो मानसिक दशा है या मानसिक आशय है वह भी इस प्रकार का न रहा हो। अगला प्रश्न है, विधि जो है वह तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यह सूत्र है, आपसे बार बार पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि यह सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत समाहित है। तो भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो धारा 33 के अंतर्गत है, और आईपीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर धारा 95 के अंतर्गत यह जो है बात आती है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। अर्थात इतना मामूली सा कोई कार्य है कि अगर कोई एक सामान्य समझ वाला व्यक्ति है उसको की शिकायत कभी नहीं करेगा, और अगर इस प्रकार की कोई कार्य का कोई शिकायत करता है तो विधि वहां पर कुछ नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। अगला प्रश्न है, कोई बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। ऐसा जो प्रावधान है यह भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 34 को देखेंगे, आईपीसी और आईपीसी की धारा 96 है। तो यहाँ पर जो है बीएनएस की धारा 34 और आईपीसी की धारा 96 ये किससे संबंधित है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई कोई बात, अर्थात कोई बात अपराध नहीं है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है, यह बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की निम्न धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो कहां से लेकर के कहां तक किया गया है यह हमसे पूछा गया है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कोई कार्य किया गया है, इसका जो उल्लेख है यह धारा 34 से लेकर के धारा 44 तक है। आईपीसी की बात करेंगे तो धारा 96 से लेकर के 106 तक में जो बातें बताई गई हैं उसी बात को यहाँ पर धारा 34 से लेकर के 44 तक में उसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, यह किस वाद में कहा गया कि यह निर्धारित करने के लिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में जो बल प्रयोग किया गया है उतनी मात्रा में वह आवश्यक था या नहीं था, किसी भी मामले के तथ्यों को सोने के तराजू पर तौलना जो है ये युक्त नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है और कई बार इसको पूछा गया है। अमजद खान बनाम राज्य का केस है और इसी केस में यह निर्णय दिया गया था कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हम जो बल प्रयोग कर रहे हैं अर्थात अपनी सुरक्षा के लिए कोई बल प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसको कितना प्रयोग करेंगे यह सोने के तराजू पर तौलना नहीं चाहिए इस बात को। तो अमजद खान का केस है, तो यहाँ पर भी वही बातें जो हमने देखा है कि निर्धारित किया गया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 38 अर्थात जो आईपीसी की धारा 100 है इसके द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा उसका जो परिणाम है वह मृत्यु होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। तो किस मामले में किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अपने और अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध अपराध में उसको उपलब्ध होता है, सही बात है। अपने और अन्य व्यक्ति के संपत्ति के विरुद्ध अपराध के मामले में भी उसको यह अधिकार उपलब्ध होता है, यह भी सही है। चोरी, लूट, रिश्त, आपराधिक अत्याचार के मामले में चाहे वह संपत्ति अपनी हो या किसी अन्य व्यक्ति की हो, इन सभी मामलों में उसको यह अधिकार जो है उपलब्ध होता है। इसका प्रावधान जो है बीएनएस की धारा 35 के अंतर्गत और आईपीसी की बात करेंगे तो धारा 97 के अंतर्गत इसका जो प्रावधान है वह मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता के किस धारा के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि एक पागल व्यक्ति या शिशु व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। तो भारतीय न्याय संहिता की बात करेंगे तो धारा 36 है, और अगर आईपीसी की बात करेंगे तो धारा 98 है। यहाँ पर आपको यह मिलता है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वह न केवल एक सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध मिलता है बल्कि वह एक पागल, उन्मत्त व्यक्ति या समझ की अपरिपक्व व्यक्ति या नशे में कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के कार्य के अगर आपको लगता है कि इससे आपकी जान को खतरा है तो आपको अपनी जान बचाने का पूरा अधिकार है। यह मायने नहीं रखता है कि अगला जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति है वह सही व्यक्ति है या पागल है या बालक है या क्या है। तो यह जो है आपको धारा 36 के अंतर्गत यह अधिकार मिलता है। अब 36 के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उनको भी एक स्थान पर देखना है कि इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, चाहे वह बालकपन, अपरिपक्व समझ, विकृत चित्त विकृति, नशा या भ्रम के अधीन कार्य कर रहा हो, क्योंकि
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराध और अपराधी दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है, भले ही अपराध करने वाला व्यक्ति अपराध करने में असमर्थ हो या उसके अंतर्गत आवश्यक मेंसरिया या मन स्थिति न हो। अगला प्रश्न है कि विकृत चित्तता के अभाव में ए जो है वह बी को मारने का प्रयास करता है। बी स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपहति कारित कर देता है। तो यहाँ पर जो बी है वह किस कार्य के लिए उत्तरदायी होगा? तो यहाँ पर भी बी को धारा 36 का बचाव मिलेगा। धारा 36 के अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि जो बी है जिसने स्वयं को बचाने के प्रयास में ए को घोर उपहति कारित कर दिया है, तो बी जो है यह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो हम विकल्प पे आते हैं, ए हत्या के प्रयास के लिए तथा बी घोर उपहत के लिए। तो यह गलत है क्योंकि ए जो है किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। ए ने कोई अपराध नहीं किया है परंतु बी ने घोर उपहति का अपराध किया है, तो यह भी गलत है। बी ने कोई अपराध नहीं किया है परंतु ए हत्या के प्रयास के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि बी ए जो है पागलपन के प्रभाव में कार्य कर रहा है, तो वह तो ऐसे ही उसका कोई दोष नहीं है। यहाँ पर ए तथा बी को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा, अर्थात ए को इसलिए उन्मुक्त कर दिया जाएगा क्योंकि वह पागलपन के असर में काम कर रहा है, और बी को इसलिए उन्मोचित कर दिया जाएगा क्योंकि वह अपनी बचाव में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है, क अपने मकान में रात में घुसता है जिसमें वह घुसने का विधितः अधिकारी है। ख जो है यह सद्भावना पूर्वक क को गृह भेदक समझ करके उसके ऊपर आक्रमण करता है। अब यहाँ पर क जो है अपनी प्रतिरक्षा में ख पर आक्रमण करता है और उपहति कारित करता है, तो इसमें कौन सी कथन सही है? अब सबसे पहले प्रश्न को समझें। क है एक व्यक्ति है, वह अपना मकान है, उसका खुद का घर है, उसमें रात को प्रवेश करता है, और ख जो है हो सकता है उसका भाई हो या परिवार का ही कोई सदस्य है, वह उसको जो है सद्भावना पूर्वक गृह भेदक समझता है। तो जब ख जो है गृह भेदक समझता है, क्योंकि ख की भी संपत्ति है, ख का भी घर है, तो ख अपनी संपत्ति के बचाव में यहाँ पर कार्य कर रहा है और सद्भावना पूर्वक क के ऊपर प्रहार करता है क्योंकि वह समझता है कि वह चोर है। यहाँ पर ख को अपने संपत्ति के बचाव का अधिकार है, और जब उसके ऊपर आक्रमण किया गया तो क चूंकि एक वैध तरीके से वहां पर जा रहा है, अब क के ऊपर जब आक्रमण किया गया इसको अपनी शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो व्यक्ति हैं वह विधि पूर्वक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, एक अपनी संपत्ति बचाने के लिए, दूसरा अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए। तो विकल्प देखेंगे तो यहाँ पर क को ख के विरुद्ध शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि ख ने तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य किया है और इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी अपराध नहीं किया गया है। यह जो कथन है यही बिल्कुल सही होगा, और यह जो प्रश्न है आपका धारा 32 है, इसी का जो दृष्टांत ख है इसी से संबंधित है, इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत वे सीमाएं बताई गई हैं जिनके अधीन रहते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाएगा? तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं जो है यह धारा 37 के अंतर्गत बताई गई हैं, और यही सीमा जो है आईपीसी की धारा 99 के अंतर्गत भी बताई गई थी। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि कब किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये बताया गया है कि अगर मृत्यु या घोर उपहत की युक्तियुक्त आशंका नहीं है और ऐसा जो कार्य है सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के द्वारा किया जाता है या लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, और तीसरी बात यह है कि जबकि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। अगर इस तीन प्रकार से जो कोई कार्य किया जाता है तो इन कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पर कौन सा जो कथन है वह असत्य है? तो किसके संदर्भ में है कि कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन है वह असत्य है, उसको हमें देखना है। तो ऐसा कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की युक्तियुक्त आशंका नहीं है, तो अगर युक्तियुक्त आशंका नहीं है तो वहां पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, यह बात सही है। दूसरा है कि कार्य सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के द्वारा किया जाता है, तो वहां पर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई जो अधिकार है वो उपलब्ध नहीं होगा। तो लोक सेवक का कार्य विधि के अनुसार सर्वथा न्यायानुमत हो यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो तीसरा ही कथन जो है असत्य है, वह सत्य नहीं है। चौथा है कि जबकि लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है तब भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, और यह जो बातें हैं यह आपका धारा 37 के अंतर्गत मिलती हैं, और इसी के अनुसार इसका जो उत्तर है वह सही है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए।
तो पहला विकल्प यह है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि किसी व्यक्ति को लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है यदि वह यह नहीं जानता कि ऐसा व्यक्ति जो है वह लोक सेवक है। तो यह बात भी बिल्कुल सही है और इसको जो है धारा 37 का जो स्पष्टीकरण है वहां से ये इसका जो उत्तर है वह मिलेगा। और तीसरा कथन है कि किसी व्यक्ति को लोक सेवक के निर्देश से किए गए कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्राप्त है जबकि वह यह नहीं जानता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे लोक सेवक के निर्देश से कार्य कर रहा है और प्राधिकार के द्वारा मांगे जाने पर वह उसको पेश नहीं कर देता है। तो यहाँ पर जो है यह सभी कथन वह सही है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है यह है धारा 38 के तहत। और 38 के साथ साथ आपको आईपीसी की बात करें तो धारा 100 है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है धारा 38 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह दिया गया है। तो यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं, धारा 38 है और आईपीसी की धारा 100 है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह आईपीसी का या बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता का यह चौथा पार्ट समाप्त हुआ और इसके माध्यम से कुल हमने 200 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। और अभी तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए क्योंकि आगे के जो वीडियो हैं वो जल्दी आपको मिल जाएंगे। और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आपके समय समय पर सारे जो वीडियो हैं इसके जो भी पार्ट हम अपलोड करें उसको आप जो है आसानी से एक्सेस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।